बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम एनएमडी कैट यूनिट वेव्स का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। याद रहे, आज के इस लेक्चर नंबर 3 में जिस टॉपिक को हम डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नेम है स्टेशनरी वेव्स इन स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको याद हो तो लेक्चर नंबर 2 में जो लास्ट हेडिंग हमने डिस्कस की थी वो थी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, जिसमें हमने उसके रिजल्ट्स डिस्कस किए थे, इंटरफेरेंस, बीट्स और स्टेशनरी वेव्स। स्टेशनरी वेव्स को हमने कुछ इस तरह से डिफाइन किया था कि जब दो वेव्स की फ्रीक्वेंसी सेम हो, वेवलेंथ सेम हो, टाइम पीरियड सेम हो और एम्पलीट्यूड का सेम होना बहुत ज़रूरी था। इंटरफेरेंस में एम्पलीट्यूड का सेम होना ज़रूरी नहीं था, लेकिन स्टेशनरी वेव्स में दो वेव्स का एम्पलीट्यूड भी सेम होना चाहिए। तो जब ऐसी दो वेव्स एक सेम लाइन के अलॉन्ग इन अपोजिट डायरेक्शन ट्रैवल करती हैं तो जैसे ही वो सुपर इम्पोज करती हैं तो वहाँ पे स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस हो जाती है। तो आज देखें टॉपिक क्या है, स्टेशनरी वेव्स इन स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। अब क्या है, स्ट्रिंग को स्ट्रेच करेंगे तो तब जो स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस होंगी उसको ज़रा हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे एनएमडी कैट के पॉइंट ऑफ व्यू से इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे, जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी वो देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं जी। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या है, एक स्ट्रिंग जिसको हमने दो स्पोर्ट्स के बिटवीन फिक्स कर रखा है। अब ये हमारे पास दो स्पोर्ट्स हैं जिनके बिटवीन एक स्ट्रिंग, और याद रहे स्ट्रिंग थिन होनी चाहिए, लॉन्ग होनी चाहिए और परफेक्टली इलास्टिक, तो जिसकी लेंथ क्या है, एल है। क्लियर। अब डियर स्टूडेंट्स, इसी स्ट्रिंग को जब हम वाइब्रेट करवाएंगे, यानी कि अंडर टेंशन जब ये स्ट्रिंग वाइब्रेट करेगी तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स रिफ्लेक्टेड वेव्स प्रोड्यूस होंगी। तो जब रिफ्लेक्टेड वेव और इंसिडेंट वेव सुपर इम्पोज होंगी एक सेम लाइन पे इन अपोजिट डायरेक्शन, जब वो ट्रैवल करेंगी तो जैसे ही वो सुपर इम्पोज होंगी तो वहाँ पे प्रोड्यूस होने वाली जो वेव्स होंगी उन्हें आप ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव्स का नाम देंगे। तो देखें, यही काम यहाँ पे चल रहा है कि वही स्ट्रिंग जिसकी लेंथ एल है वो यहाँ पे देख लें, वही स्ट्रिंग जिसकी लेंथ क्या होगी, एल होगी। तो अब अंडर टेंशन जैसे आपने यहाँ से इसको प्लग किया तो अंडर टेंशन इस स्ट्रिंग ने क्या किया, वाइब्रेट किया। तो डियर स्टूडेंट्स, वेव गई आगे, देखे डेंसर मीडियम, स्पोर्ट फिक्स्ड है ना, तो यहाँ पे आके वेव हिट करेगी और वापसी बाउंस बैक, यानी कि रिफ्लेक्टेड वेव प्रोड्यूस हो गई। तो जब ये रिफ्लेक्टेड वेव्स इंसिडेंट वेव से किसी पॉइंट पे आके सुपर इम्पोज करेगी तो यहाँ पे प्रोड्यूस होगी डियर स्टूडेंट्स ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव्स। तो देखें, सेम लाइन के अलॉन्ग इन अपोजिट डायरेक्शन जब दो वेव्स सुपर इम्पोज होंगी, इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड, तो वहाँ पे स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस होंगी। लेकिन याद रहे यहाँ पे स्टेशनरी वेव्स की नेचर क्या रहेगी, ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव्स, ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस होंगी। तो याद रख लें, फिर स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग में जो वेव्स की नेचर रहेगी वो क्या रहेगी, ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस होंगी। ये याद रख लें स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग के टॉपिक में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी है और पॉइंट भी है। तो अब डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ये जो दो फिक्स्ड पॉइंट्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये वाले, एक ये फिक्स्ड पॉइंट है और एक ये वाला फिक्स्ड पॉइंट है और एक ये वाला फिक्स्ड पॉइंट है। तो इन्हें आप नाम देते हैं डियर स्टूडेंट्स नोड का। ये क्या है, नोड्स, ठीक। और ये जो आपके पॉइंट्स हैं डियर स्टूडेंट्स, इन्हें आप नाम देंगे एंटी नोड। क्या नाम देंगे, एंटी नोड। अब एक चीज याद रख लें और वो ये कि नोड पे, एट नोड, एम्पलीट्यूड क्या रहेगा डियर स्टूडेंट्स, कांस्टेंट रहेगा, फिक्स्ड रहेगा, जीरो हो जाएगा, ठीक। तो एम्पलीट्यूड की वैल्यू डियर स्टूडेंट्स नोड्स पे क्या होती है, जीरो, और एंटी नोड पे क्या होती है, मैक्सिमम। क्लियर। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे हम स्पीड की अगर बात करें तो नोड पे स्पीड क्या रहेगी, मैक्सिमम, वेव की स्पीड क्या रहेगी, मैक्सिमम। एंटी नोड पे स्पीड क्या रहेगी, मिनिमम। मिनिमम का मतलब वही नियरली इक्वल टू जीरो। तो उसी स्पीड का हम यहाँ पे फार्मूला डिस्कस करते हैं, स्पीड ऑफ वेव्स इन स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग में जो वेव्स प्रोड्यूस हुई उनकी स्पीड को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो स्पीड का फार्मूला क्या रहेगा वो देखें जी, v इज इक्वल टू, याद होगा आपको, v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट f ओवर m डियर स्टूडेंट्स। अब यहां पे याद रखिएगा f क्या है, टेंशन, स्ट्रिंग की क्या है, टेंशन,
और m यहाँ पे मैस नहीं है बल्कि ये है मैस पर यूनिट लेंथ। तो मैं स्टूडेंट्स को याद रखवाने के लिए ताकि वो भूल ना जाए, क्योंकि जब आपने इतना अच्छा रट्टा लगाया होता है तो आपको याद ही नहीं रहता कि ये m मैस है या मैस पर यूनिट लेंथ है, तो इसका यूनिट वो पूछते हैं समटाइम्स ना MCQ में। तो आप इसको इस तरह से याद रखें। देखें इस F को मैं लिख सकता हूँ टेंशन, तो ये फार्मूला कुछ इस तरह से बन जाएगा। F को लिखने लगा हूँ टेंशन T डिवाइड बाय ये जो M है ना डियर स्टूडेंट्स, मैं इसको लिखने लगा हूँ म्यू। इससे आप भूलेंगे नहीं। अब म्यू क्या होता है देखें ज़रा, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स। ये जो T है ना T, ये तो आपके पास सिंपल आ गई ना, जिसको आप जानते हैं टेंशन। तो यहाँ पे लिख देते हैं T या F क्या है, यहाँ पे टेंशन है, और टेंशन का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। अब ये जो म्यू है ना डियर स्टूडेंट्स, म्यू मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि डियर स्टूडेंट्स म्यू होता है मैस पर यूनिट लेंथ के इक्वल, और इस म्यू को बोलते हैं लीनियर मैस डेंसिटी। इसे क्या बोलते हैं, लीनियर मैस डेंसिटी। जैसे वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी होती है ना, डेंसिटी इज इक्वल टू मैस ओवर वॉल्यूम, वैसे ही डियर स्टूडेंट्स आपके पास यहाँ पे क्या है, ये जो m है जिसको हम म्यू लिख रहे हैं याद रखने के लिए, वो क्या है, लीनियर मैस डेंसिटी है, और लीनियर मैस डेंसिटी होती है मैस पर यूनिट लेंथ। अब ये भूलेगा नहीं। देखें अब आप म्यू को चाहे m पढ़ें ताकि यकीन याद रहेगा कि ये m जो है ना ये बेसिकली म्यू है, और म्यू है मैस पर यूनिट लेंथ। तो सिंबल आप चेंज कर सकते हैं, कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ता। तो ये क्या है, बेसिकली लीनियर मैस डेंसिटी है। तो m क्या है, मैस पर यूनिट लेंथ है। तो मेरा जो मशवरा है आपको वो यही है कि आप इसको म्यू के नाम से याद रखें ताकि भूले ना। तो ये मैस पर यूनिट लेंथ है, इसका यूनिट क्या रहेगा, kg पर मीटर। तो ये यूनिट याद रखिएगा, इसी m का यूनिट है kg पर मीटर। सही है, तो ये आपसे MCQ में पूछा जा सकता है। लो जी, अब तक आपने सिर्फ इतनी बातें यहाँ पे याद रखनी है। अब डियर स्टूडेंट जब आप इस स्ट्रिंग को प्लग करेंगे तो जाहिर सी बात है यहाँ पे नंबर ऑफ लूप्स, यानी कि जिसको आप कह रहे हैं ट्रांसफर स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस होंगी ना। तो उसमें डियर स्टूडेंट्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे फर्स्ट हार्मोनिक को, सेकंड हार्मोनिक को, थर्ड हार्मोनिक को, मोड बनते जाएंगे ना, वहाँ पे लूप्स प्रोड्यूस हो रहे होंगे। तो उन लूप्स को हमने यहाँ पे डिस्कस करना है और उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट MCQs को डिस्कस करेंगे। तो देखिए अब हमारा टारगेट क्या है, टारगेट ये है कि फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन मींस कि जो फर्स्ट हार्मोनिक होगी, फर्स्ट लूप होगा, उसके अंदर हमने दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है, एक वेवलेंथ और दूसरा फ्रीक्वेंसी। इस तरह जब सेकंड मोड की तरफ जाएंगे वहाँ पे भी हम वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करेंगे। तो फिर उनसे रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे उनको डिस्कस करेंगे। हमारा टारगेट जो है ना वो यही है मेन, कि हमने हर मोड में फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ को फाइंड आउट करना है। इन्हीं से रिलेटेड आपके MCQs आएंगे इस टॉपिक से। तो देखें जी, फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन, जिसको आप फर्स्ट हार्मोनिक कहते हैं या इसको फर्स्ट रेजोनेंस का भी नाम दे सकते हैं, यानी कि कोई इस स्ट्रिंग के अंदर ऐसी जगह से छेड़छाड़ करे कि स्ट्रिंग में सिर्फ एक लूप प्रोड्यूस हो, एक हार्मोनिक पैदा हो। तो फिर उसके लिए निशानी याद रख लें। निशानी ये है कि जब डियर स्टूडेंट्स आप इस स्ट्रिंग जिसकी लेंथ क्या है L, इसको सेंटर से प्लग करेंगे, देखें वही स्ट्रिंग है ये आगे जिसकी लेंथ क्या है L। अब मैं इसको जब सेंटर से प्लग करूंगा, ये है जी सेंटर। तो जब आप इसको सेंटर से प्लग करेंगे तो आपको 100% हम गारंटी दे रहे हैं कि इसके अंदर सिर्फ एक लूप प्रोड्यूस होगा, जिसे आप कहते हैं फर्स्ट हार्मोनिक। तो देखें जब आप इसको सेंटर से ऐसे ये ऐसे प्लग करेंगे तो सिर्फ एक लूप प्रोड्यूस होगा। जब भी आप सेंटर से प्लग करेंगे तो सिर्फ एक लूप प्रोड्यूस होगा। इसी को बोलते हैं फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन या फर्स्ट हार्मोनिक या फर्स्ट रेजोनेंस। हाँ, इसको अगर आप सेंटर की बजाय L/2 कह दें तब भी कोई गलत नहीं है। देखें L/2, यहाँ पे टोटल लेंथ क्या है L, तो सेंटर से लेके इस एंड तक जो लेंथ रहेगी वो क्या रहेगी L/2। तो अगर आप L/2 से प्लग करेंगे तो सिर्फ एक लूप प्रोड्यूस होगा। तो ये आ गई फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन। क्लियर, वही बात हमने यहाँ पे लिख दी है। अब डियर स्टूडेंट्स ये फिक्स्ड एंड हमारे पास क्या है, नोड, और ये भी फिक्स्ड एंड क्या है, नोड, और ये वाला क्या है, एंटी नोड। ठीक, और ये हम आपको बता चुके हैं, नोड पे जो एम्पलीट्यूड रहेगा वो 0 और एंटी नोड पे क्या रहेगा, मैक्सिमम। क्लियर,
अब डियर स्टूडेंट्स इसे मैं नाम दे देता हूँ पॉइंट 1 का, इसे नाम दे देता हूँ पॉइंट 2 का, इसे नाम दे देता हूँ पॉइंट 3 का। तो फिर मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, छोटे छोटे पॉइंट्स बनेंगे वो आप साथ मेंशन करना चाहें तो कर सकते हैं कि 1 एंड 3, ये जो दो हमारे पास 1 एंड 3 वाले पॉइंट्स हैं, इन्हें आप क्या नाम दे रहे हैं डियर स्टूडेंट्स? इन्हें आप नाम दे रहे हैं स्टेशनरी पॉइंट्स का। फिक्स्ड है ना, तो स्टेशनरी पॉइंट्स कह लें, और इन्हीं स्टेशनरी पॉइंट्स को हम नाम देते हैं नोड्स का। क्या नाम देते हैं? नोड्स का। लो जी, इतनी बातें डियर स्टूडेंट्स आपने याद रखनी है। अब हम डिस्कस करते हैं पोजीशन, नोड्स की पोजीशन, यानी कि बेसिकली लेंथ कह लें, एक्स कह लें, वो आपने फाइंड आउट करना। तो वो आपको तरीका याद रखना है कि देखें यहाँ पे आप देखें ना, सिर्फ एक मोड बन रहा है, तो इसमें अगर आपको पोजीशन चाहिए नोड्स की, तो उसके लिए यहाँ पे अभी आपको याद करवा दूँ, फिर 2 के लिए अलग, 3 के लिए अलग। तो इससे बेहतर है कि आप एक सीरीज़ या एक फार्मूला याद रख लें, उसमें आप n की वैल्यू पुट करते जाएंगे, जितने आपके पास मोड बनते जाएंगे। पहला बनेगा तो 1 आ जाएगा, दूसरा 2 बनेंगे तो 2 आ जाएगा, इस तरह फिर 3 बनेंगे तो 3 आ जाएगा। तो जिस आपको मोड की या लूप की चाहिए होगी पोजीशन, वो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप इस तरह से एक फार्मूला याद रख लें, ठीक है ना। बारी बारी अलग अलग डिस्कस करने से हमारा टाइम वेस्ट होगा। x इज इक्वल टू, हाँ जी, पहले क्या आ जाएगा 0, फिर क्या आ जाएगा l/n, फिर आएगा डियर स्टूडेंट्स 2l/n। लिखना चाहे तो कैपिटल L भी लिख सकते हैं, लेकिन हम स्मॉल l यूज़ कर रहे हैं, तो इसलिए मैं भी यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, स्मॉल l को यूज़ कर रहा हूँ। अब देखें, अगर एक मोड है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, n की जगह 1। तो देखें, इस नोड से इस नोड तक की जो हमारे पास पोजीशन है, लेंथ है, डिस्टेंस है, वो क्या आ रहा है, L। तो जब आप n की जगह 1 लिखेंगे तो देखें L नहीं आ जाएगा, सही है। इस तरह से डियर स्टूडेंट्स फिर आगे चलते जाए आप, 3l/n, फिर इस तरह से सो ऑन, लास्ट में क्या आ जाएगा, L। चाहे तो यहाँ पे आप इस L की जगह स्मॉल l भी लिख सकते हैं। तो ये आपने एक फार्मूला याद रखना है पोजीशन ऑफ नोड्स की हेडिंग के अंदर। अगर आप यहाँ पे देखें, 2 हमारे पास क्या बन रहे हैं, हार्मोनिक्स, सेकेंड हार्मोनिक आ गया ना, ये मोड ऑफ वाइब्रेशन। तो इसमें देखें, जब आप 2 पुट करेंगे तो n की जगह क्या आ जाएगा, 2, तो 2 से कैंसिल, दोबारा लेंथ क्या है टोटल, l, तो दोबारा l रहेगी। तो इस तरह आप ये एक सीरीज याद रख लें पोजीशन के लिए। लो जी, अब हमने वो 2 चीज़ें फाइंड आउट करनी है, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी। तो डियर स्टूडेंट्स, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के फार्मूले की तरफ जाने से पहले आपने 3 पॉइंट्स याद रखने हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या है, देखें, रीमेंबर, याद रखिएगा, डिस्टेंस बिटवीन कंसेक्टिव नोड्स, ये 2 नोड्स है ना, तो 2 नोड्स के बिटवीन, कंसेक्टिव का मतलब होता है कि एक के बाद जो दूसरा आएगा नोड, ठीक है ना, और अल्टरनेटिव का मतलब क्या होता है कि एक को छोड़ के अगला। तो वो यहाँ पे हम डिस्कस नहीं कर रहे, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कंसेक्टिव नोड्स की। तो एक के बाद जो दूसरा होगा, यहाँ पे देखें पहला और यहाँ पे क्या है, दूसरा। तो नोड से नोड तक का जो डिस्टेंस होगा उसको याद रख लें, डिस्टेंस बिटवीन कंसेक्टिव नोड्स, 2 नोड्स के बिटवीन डिस्टेंस जो रहेगा वो रहेगा λ/2, λ/2, ठीक। इसी तरह सेकंड पॉइंट याद रखें, डिस्टेंस बिटवीन एंटी नोड्स, 2 एंटी नोड्स के बिटवीन, एक ये एंटी नोड है, दूसरा ये एंटी नोड है, तो 2 एंटी नोड्स के बिटवीन जो डिस्टेंस रहेगा वो भी क्या रहेगा, वो रहेगा λ/2, सही है। इसको रट्टा मार ले। तीसरा पॉइंट क्या है, डिस्टेंस बिटवीन नेबरिंग नोड एंड एंटी नोड, यानी कि एक नोड और एक एंटी नोड, ये नोड और ये क्या है, एंटी नोड। तो नोड से एंटी नोड तक जो डिस्टेंस रहता है वो रहता है जी λ/4। क्या रहता है, λ/4। अगर ये 3 पॉइंट्स आपको याद हो गए ना, तो अब आपके लिए वेवलेंथ को कैलकुलेट करना कोई भी मुश्किल काम नहीं है। तो देखते हैं जी, एज वी नो दैट फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन में हमें क्या चाहिए, वेवलेंथ चाहिए। तो हम लेंथ को कैलकुलेट करते हैं। तो ये देखें, L इज इक्वल टू, हाँ जी, नोड, एक मोड बन रहा है ना, तो नोड से नोड तक लेंथ क्या रहेगी, डिस्टेंस क्या रहेगा, नोड से नोड तक λ/2, तो ये आ गया λ/2। क्लियर डियर फ्रेंड्स। अब देखें, फर्स्ट मोड है ना, तो इसका मतलब मैं यहाँ पे लिख दूंगा 1 और यहाँ पे भी लिख दूंगा 1।
तो हमें L1 मिल जाएगी ना, बेसिकली फर्स्ट मोड की लेंथ मिल जाएगी। तो मुझे चाहिए यहाँ से वेव लेंथ, तो ये बन गया λ1 इज इक्वल टू 2 इंटू L। देखिए फर्स्ट मोड की वेव लेंथ क्या आ गई, 2L के इक्वल आ गई। फर्स्ट मोड की वेव लेंथ क्या आ गई, 2L आ गई। यहाँ से λ1 हमने कैलकुलेट कर लिया, वो 2L बनता है। वहाँ लिखना चाहें तो लिख दें, अगर सब्स्क्रिप्शन में नहीं भी लिखेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता, सही है। तो λ1 इज इक्वल टू 2L आ गया। तो वेव लेंथ तो हमने कैलकुलेट कर ली, यही हमने करना था। हमें चाहिए सेकंड नंबर पे फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी के लिए देखें v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, ये फार्मूला होता है ना। तो हमें चाहिए यहाँ से फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी f इज इक्वल टू, अभी फर्स्ट मोड की फ्रीक्वेंसी तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सबस्क्रिप्ट्स में 1। तो इससे हमें निशानी मिल जाएगी ना कि भाई फर्स्ट मोड की बात हो रही है। तो f अपनी जगह पे, ये v अपनी जगह पे, डिवाइड बाय लैम्डा इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है लैम्डा, लेकिन फर्स्ट मोड के अंदर λ1 है, तो इसका मतलब मैं यहाँ पे 1 लिख सकता हूँ, यहाँ पे भी 1 लिख सकता हूँ। बात समझ रहे हैं ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना। तो λ1 इधर चला जाएगा, λ1 की वैल्यू क्या है 2L, तो इसका मतलब मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकता हूँ 2L। तो ये आपके पास क्या आ गई डियर स्टूडेंट्स, आपके पास फ्रीक्वेंसी आ गई f1 इज इक्वल टू v/2L। ये आपके पास फर्स्ट मोड या फर्स्ट हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी है। इसे कहते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ये आपकी बेसिक फ्रीक्वेंसी आ गई। ये फर्स्ट मोड की जो फ्रीक्वेंसी होगी उसे आप बेसिक फ्रीक्वेंसी कहेंगे और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का नाम देंगे। तो फिर अब डियर स्टूडेंट्स यही रिलेशन इस तरह से भी लिखा जा सकता है कि ये जो v है, इस v की वैल्यू देखें क्या है f/m। तो फिर मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना, f1 इज इक्वल टू 1/2L को अलग कर देता हूँ, आगे v है तो v की जगह मैं ये वैल्यू लिख देता हूँ, ये आ जाएगी f/m। तो ये एक और आपको फार्मूला मिल गया, किसका जी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का। तो हम इस फार्मूले को लेके चलेंगे, लेकिन ये फार्मूला भी आप यूज़ कर सकते हैं, सही है। तो ये आपके पास फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन की डिस्कशन थी। बस इतनी बातें आपने हर मोड के अंदर याद रखनी है और डिस्कस करनी है। अब हम चलते हैं डियर स्टूडेंट्स सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन की तरफ। तो सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन में फिर वही काम देखें, स्ट्रिंग जिसकी लेंथ क्या है L, याद रहे स्ट्रिंग क्या है, थिन, लॉन्ग और परफेक्टली इलास्टिक। तो ये देखें ये वही स्ट्रिंग आ गई जिसकी लेंथ क्या है L। अब हम बात कर रहे हैं सेकंड मोड की। तो अगर आपको 2 लूप्स प्रोड्यूस करने हैं, 2 हार्मोनिक्स पैदा करनी है, तो फिर याद रखिए कि इसको प्लग कहाँ से करेंगे। एक के लिए सेंटर से प्लग किया L/2 से। अब अगर आपको सेकंड मोड चाहिए तो फिर आप सेंटर का भी सेंटर करेंगे। ये सेंटर था, अब इस सेंटर का भी सेंटर से प्लग करें, तो इसका मतलब ये क्या बनता है L/4। तो जब आप L/4 से प्लग करेंगे तो आपको हम 100% गारंटी दे रहे हैं कि वहाँ पे 2 लूप्स प्रोड्यूस होंगे। तो ये निशानी याद रखते जाइए, भी आपसे MCQ में पूछी जा सकती है। तो अब ये देखें 2 आपके पास लूप्स प्रोड्यूस हो गए। तो ये पॉइंट क्या है नोड, ये क्या है डियर स्टूडेंट्स एंटी नोड, ये क्या है नोड, ये क्या है एंटी नोड और ये क्या है नोड। बन गया जी। हमें क्या करना है, हमें चाहिए वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी। तो ये देखें जी, यहाँ पे हम सबसे पहले लेते हैं लेंथ। लेंथ इज इक्वल टू, एक दफ़ा देख ले इसको सम करने का ताकि आगे मुश्किल ना हो। भाई नोड से इस नोड तक टोटल हमें चाहिए ना लेंथ, तो नोड से नोड तक क्या होता है λ/2। तो ये आ गया λ/2 प्लस इस नोड से इस नोड तक डिस्टेंस क्या होगा λ/2। तो नोड से नोड तक λ/2। तो इसको आप ऐड करेंगे, एलसीएम आएगा 2, ऊपर क्या आ जाएगा 2 λ/2। तो 2 λ/2 2 से कैंसल, तो आंसर क्या आएगा लैम्डा आएगा। इसका मतलब आपको लेंथ मिल गई जो कि किसके इक्वल आ रही है, लैम्डा के इक्वल आ रही है। लेकिन याद रहे ये लैम्डा कौन सा है 2, क्योंकि सेकंड मोड की बात कर रहे हैं ना हम। तो यहाँ पे आप सबस्क्रिप्ट्स में लिख देंगे λ2। तब λ2 किसके इक्वल आ गया, λ2 इक्वल आ गया जी लेंथ L के इस केस में। क्लियर। तो जब आपको λ2 मिल चुका है तो हमें क्या चाहिए फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी के लिए रिलेशन v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। तो यहाँ से f निकालें, f2 इज इक्वल टू हाँ जी v/λ2। तो अब डियर स्टूडेंट्स ये बन गया जी f2 इज इक्वल टू v अपनी जगह पे डिवाइड बाय λ2। λ2 किसके इक्वल है, L के इक्वल है।
ये आ गया जी एल। क्लियर। अब डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि इसको अगर मैं ऐसे लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं। ये आंसर है F2 का V/L। ये फ्रीक्वेंसी आपको मिल गई है सेकंड मोड की। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा इसको ऐसा लिख दूं तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और 2 से डिवाइड कर दूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। 2 से कैंसिल, दोबारा आंसर वही। लेकिन इससे आपको रिलेशन एक और मिल जाएगा। क्या? वो जरा देख लें। F2 इज इक्वल टू, इस 2 को मैं लिखने लगा हूं यहां पे और आगे V/2L। अब जरा गौर करें 2, ये जो V/2L है, ये जो V/2L आपको नजर आ रहा है, ये किसके इक्वल है? V/2L तो है F1 के इक्वल। तो इसका मतलब इसकी जगह मैं F1 लिख सकता हूं। ये आ गया F1। इसका फायदा बताते हैं आपको। देखें, इसका मतलब सेकंड मोड की जो फ्रीक्वेंसी है वो फर्स्ट मोड का क्या आ रही है? डबल। इसी तरह से अब मैं आपसे पूछूं थर्ड मोड की फ्रीक्वेंसी, तो इस फार्मूले को देख के आपको समझ आ गई है ना कि पहले का क्या हो जाएगी? 3 टाइम। इस तरह फिर फोर्थ मोड की भी निकाल सकते हैं। तो इस तरह से लिखने से आपको ये फायदा मिला है। तो फिर इस रिलेशन को देखकर हम एक जनरल रिलेशन बना लेते हैं फ्रीक्वेंसी का, और वो क्या होगा जी? वो होगा Fn इज इक्वल टू n इंटू F1। अब F1 क्या है यहाँ पे? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, बेसिक फ्रीक्वेंसी। तो अब अगर सेकंड मोड की बात करेंगे तो बेसिक का क्या आ रही है? 2 टाइम। तो इसका मतलब n की जगह क्या आ जाएगा? 2। 1 लिखेंगे तो वही बेसिक की इक्वल आ जाएगी, 2 लिखेंगे तो दूसरे मोड की फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। देखें ना, सेकंड मोड की बात कर रहे हैं तो n क्या है? सेकंड मतलब 2, तो n की जगह लिखें 2, तो इधर भी लिखें 2, तो F2 इज इक्वल टू 2F1। तो F2 इज इक्वल टू 2F1 आ तो गया है। जब आप थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन के अंदर फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना चाहेंगे तो यहां पे क्या लिख देंगे? 3। यहां पे क्या लिख देंगे? 3। तो पहली का क्या हो जाएगी? 3 टाइम। तो अब आपको करने की जरूरत नहीं है, बस अब आपको तरतीब समझ आ गई है। तो इस तरह से आप चलते जाएंगे, फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट कर लेंगे। हाँ, याद रखिएगा यहाँ पे n क्या है? ये आपके पास n नंबर्स हैं जो कि स्टार्ट होंगे 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ठीक है। तो जो आप जिस मोड की बात कर रहे हैं वहां पे आप n की वैल्यू पुट कर दें। फर्स्ट किया तो फर्स्ट, सेकंड किया तो सेकंड, आपके पास फ्रीक्वेंसी आती जाएगी। अच्छा, अगर फ्रीक्वेंसी के लिए जनरल फार्मूला है तो फिर हमें वेवलेंथ के लिए भी एक बना लेना चाहिए। तो वेवलेंथ देखें यहाँ पे क्या है? बेसिक पे आना है फर्स्ट मोड के अंदर। λ1 इज इक्वल टू 2L, यानी कि ऊपर तो नंबर मेंशन है, नीचे नहीं है। तो इसका मतलब फिर n को नीचे आना चाहिए। एक रट्टा लगा लें, ठीक है, निशानी याद रख लें। तो फिर ये जनरल फार्मूला बन जाएगा लैम्डा के लिए λn इज इक्वल टू 2L डिवाइडेड बाय n। अब देखें, अगर फर्स्ट मोड की आपको वेवलेंथ चाहिए तो n की जगह क्या लिखेंगे? 1। यहाँ पे भी 1, तो λ1 इज इक्वल टू 2L नहीं आ जाएगा? λ1 इज इक्वल टू 2L। अच्छा, अगर आपको सेकंड मोड की वेवलेंथ चाहिए तो n की जगह 2 लिखेंगे, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, तो 2 से कैंसिल, λ2 इज इक्वल टू L। तो λ2 इज इक्वल टू L आया तो गए। तो इसका मतलब ये दोनों जनरल फार्मूले हमने ठीक बनाए हैं। नेक्स्ट डे स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है? पोजीशन ऑफ एंटी नोड्स। तो जिस तरह से आपने नोड्स के लिए पोजीशन याद रखी थी, इसी तरह से आपसे यहाँ पे पूछी जा सकती है। देखिए एंटी नोड, फिर क्या है? एंटी नोड। अगर आप थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन में देखें एंटी नोड, एंटी नोड, एंटी नोड, तो यहाँ पे भी आपने पोजीशन अलग अलग से याद नहीं रखनी, बल्कि आपको हम एक ही सीरीज कह लें, फार्मूला कह लें, उसके अंदर जब n की वैल्यू पुट करते जाएंगे तो आपके पास पोजीशन आती जाएगी। ठीक है, तो वो उसके लिए याद रख लें x इज इक्वल टू, ये आ जाएगा जी L डिवाइड बाय 2n। L आप स्मॉल लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसको आप स्मॉल लिखना, क्योंकि आप स्मॉल लेंथ यूज़ करते आ रहे हैं ना। ये देखें L स्मॉल है यहाँ पे, तो अगर आप कैपिटल लिखना है तो कोई मसला नहीं है, बस आपको बता दी है। तो उसके बाद क्या आ जाएगा जी? 1 के बाद 3, तो 3L बाय 2n। फिर उसके बाद 5L डिवाइड बाय 2n। इस तरह से ऑड में लेके चल रहे हैं, ठीक है। चलते जाएं लास्ट में आपके पास क्या आ जाएगा? वो आ जाएगा 2n माइनस 1 डिवाइड बाय 2n इंटू L। ये डेसिमल्स आप याद रख लें। अब देखें, कोई भी आप वैल्यू पुट कर लें, जब आप यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे L डिवाइड बाय 2n है ना, तो n की जगह क्या लिखेंगे? 1। तो इसका मतलब पहला वो पॉइंट आ जाएगा एंटी नोड का। हाँ, जब आप इस पॉइंट की बात करेंगे, देखें अब L बाय 2 तो यहाँ तक है, यहाँ पे क्या बनता है? L बाय 4। तो एंटी नोड क्या है?
L/4 पे आ रहा है, तो इसका मतलब n की जगह क्या लिखेंगे, सेकंड मोड है, सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन, तो n की जगह आ जाएगा 2, तो L/2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 4। इस तरह से फिर आगे चलते जाएं, n की जगह क्या लिखेंगे 2, तो 3L/2 टू द 4, तो 3L/4, तो इस पॉइंट तक क्या आ जाएगा 3L/4। तो इस तरह से फिर आगे चलते जाएंगे एंटी नोड के पॉइंट्स तक। तो ये एक सीरीज याद रख लें, इससे आपको मसला नहीं होगा। और इस फार्मूले में पुटिंग करके भी देख सकते हैं आप, आपके पास सेम आंसर रहेगा। ओवरटून क्या होती है डियर स्टूडेंट्स, ओवरटून, यहाँ पे स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं। देखें ओवरटून भी वही आपके पास फ्रीक्वेंसी ही है, जैसे आप बात कर रहे हैं ना फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की, उसी तरह से ओवरटून भी फ्रीक्वेंसी है। लेकिन याद रहे ओवरटून जो फ्रीक्वेंसी होगी ये अदर देन फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगी, यानी कि फंडामेंटल जो बेसिक फ्रीक्वेंसी है उसके अलावा जो फ्रीक्वेंसीज आप कैलकुलेट करते जा रहे हैं ये आपकी ओवरटून्स हैं, इनको आप ओवरटून का नाम देंगे। अब छोटी सी एग्जांपल देंगे आपको समझ आ जाएगी। देखें सेकंड हार्मोनिक के अंदर जो ओवरटून होगी, सेकंड हार्मोनिक की जो फ्रीक्वेंसी है उसे आप फर्स्ट ओवरटून का नाम देंगे। जो आपके पास थर्ड हार्मोनिक आएगी उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी उसे आप सेकंड ओवरटून का नाम देंगे, क्योंकि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के अलावा, फंडामेंटल तो है F1 इज इक्वल टू V/2L, इसे आप ओवरटून नहीं कह सकते। इधर आप कहेंगे बेसिक फ्रीक्वेंसी या फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी में जो ओवरटून है वो 0 है, यानी कि नो ओवरटून। लेकिन याद रहे जब आप सेकंड हार्मोनिक की बात करेंगे तो सेकंड हार्मोनिक की जो फ्रीक्वेंसी होगी उसे आप फर्स्ट ओवरटून का नाम देंगे, क्योंकि वो फंडामेंटल के अलावा है ना, तो फंडामेंटल के अलावा जो फ्रीक्वेंसीज होंगी उन्हें आप ओवरटून्स का नाम देते हैं। तो ज़रा एग्जांपल देते हैं फिर आपको समझ आ जाएगी। अच्छा, एग्जांपल देने से बेहतर है कि आपको मैं एक फार्मूला बता दूं जिससे ओवरटून को कैलकुलेट करना बहुत आसान रहेगा आपके लिए। ठीक है, वो देखें, वो है जी हमारे पास n हार्मोनिक इज इक्वल टू n-1th ओवरटून। लो जी, ये फार्मूला याद रखना है। अब देखें अगर आपको यहां पे ओवरटून चाहिए, यानी कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की ओवरटून चाहिए, तो इसका मतलब n क्या है 1, तो इधर 1 लिखें, 1 - 1 क्या हो जाएगा आंसर 0, तो इसका मतलब 0 ओवरटून, तो इसका मतलब वही बन गया ना नो ओवरटून। तो बेसिक फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की ओवरटून नहीं होगी, इसके अलावा जो फ्रीक्वेंसीज आएंगी वो आपके पास ओवरटून होंगी। कैसे देखते हैं, सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन की जो फ्रीक्वेंसी आ रही है वो क्या है F2। अब इस सेकंड हार्मोनिक की जो फ्रीक्वेंसी इसको आप कहेंगे फर्स्ट ओवरटोन। अब कैसे कहेंगे, देखें 2 है ना, तो n की जगह 2 लिखें, यहां पे आ जाएगा n की जगह 2, तो सेकंड हार्मोनिक इज इक्वल टू n की जगह 2 - 1 आंसर क्या आएगा 1, तो इसका मतलब फर्स्ट ओवरटोन। तो सेकंड हार्मोनिक बनती है लेकिन उसी को आप इक्वल कर रहे हैं किसके, फर्स्ट ओवरटोन के, तो इसका मतलब जो सेकंड हार्मोनिक होगी उसकी फ्रीक्वेंसी को आप फर्स्ट ओवरटोन का नाम दे सकते हैं। n की जगह 2 लिखा, तो सेकंड हार्मोनिक इज इक्वल टू 2 - 1, तो फर्स्ट ओवरटोन बनेगा। तो सेकंड हार्मोनिक बराबर आ गई फर्स्ट ओवरटोन के। बात समझ आई? तो ये एक फार्मूला याद रख लें, आपको कभी भी कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो सेकंड हार्मोनिक का मतलब है फर्स्ट ओवरटोन होगी, वो बस यही टून होती है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो इस तरह से अगर आप एक हार्मोनिक सीरीज़ देखना चाहें तो वो क्या बन जाएगी, वो बन जाएगी जी फंडामेंटल F1, उसके बाद 2F1, यहाँ पे वैल्यूज पुट करते जाए, और ये आ जाएगा 3F1, फिर इस तरह से 4F1, फिर एंड सो ऑन। ठीक, लास्ट में क्या आ जाएगा NF1। अब देखें ये क्या है, फर्स्ट हार्मोनिक, तो फर्स्ट हार्मोनिक की ओवरटोन नहीं होगी, ये तो बेसिक फ्रीक्वेंसी है ना, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है। हाँ, जब आप सेकंड हार्मोनिक की बात करेंगे तो सेकंड हार्मोनिक इधर फिर लिख लीजिएगा, ठीक है ना, ये क्या है सेकंड हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी है ना, सेकंड हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी आ गई 2F1, लेकिन ये क्या है फर्स्ट ओवरटोन है। इसी तरह से ये देखें क्या है थर्ड हार्मोनिक, लेकिन ये क्या है सेकंड ओवरटोन।
ये क्या है, फोर्थ हार्मोनिक, लेकिन ये हमारे पास ओवरटोन कौन सी होगी, थर्ड ओवरटोन। तो एक को पीछे याद कर लेना, एक अगर पीछे स्टेप लेके चलेंगे तो वो आपके पास ओवरटोन कहलाएगी। रट्टा मारना, रट्टा मार लें, अगर इस तरह से फार्मूले को याद रख के एन की वैल्यू पुट करते जाएं तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो बहरहाल इससे ज़्यादा अच्छा हम आपको नहीं बता सकते, बहुत चबा चबा के मैंने बोला था कि आपको ओवरटोन याद रह गए। अब भी अगर आपको याद नहीं रहती तो फिर ये आपका मसला है, हमारी तरफ से क्लियर हो गया, ठीक है ना। तो इसकी एक दफ़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये आपके पास क्या है, ओवरटोन है। रिमेंबर, याद रखिएगा, क्या याद रखना है जी, अगर डियर स्टूडेंट्स हम यहाँ पे नंबर ऑफ लूप्स बढ़ा दें, ये है ना दो एंड्स, उसके बीच में लेंथ इतनी रहे, लेकिन यहाँ पे हम ऐसी जगह से प्लग करते जाएं इसको बार बार के नंबर ऑफ लूप्स बढ़ते जाएं, तो नंबर ऑफ लूप्स के इंक्रीज होने से फ्रीक्वेंसी और वेव लेंथ पे क्या फ़र्क पड़ता है, ये आपका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो फिर याद रख ले, नंबर ऑफ लूप्स या नंबर ऑफ हार्मोनिक्स भी कह सकते हैं, इसको इंक्रीज करने से अगर आप नंबर ऑफ लूप्स बढ़ाएंगे तो फिर याद रख ले फ्रीक्वेंसी जो है ना वो बढ़ जाएगी, लेकिन जो वेव लेंथ होगी लैम्डा वो कम हो जाएगी। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि हमारे पास जो रिलेशन होता है v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट f/m, टेंशन क्या रहेगी, कांस्टेंट, मास पर यूनिट लेंथ क्या रहेगी, कांस्टेंट। तो इसका मतलब v क्या रहा, फिर v सेम रहा ना, v तो कांस्टेंट रहेगा। तो जब v कांस्टेंट रहेगा तो इस इक्वेशन में देखें v इज इक्वल टू f लैम्डा। तो भाई अगर ये कांस्टेंट है तो फिर f और लैम्डा का रिलेशन आपस में क्या होगा, इनवर्स। तो यहाँ पे देखिए इनवर्स तो आ रहा है, तो इस तरह से आप ये प्रूव भी कर सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से क्या मिला, इंपॉर्टेंट मिला कि v हमारे पास क्या है, कांस्टेंट। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो स्पीड है, नोट स्पीड ऑफ स्टेशनरी वेव्स इज independent of number of loops, मतलब अगर आप नंबर ऑफ लूप्स को बढ़ाते हैं तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, वेवलेंथ कम हो जाएगी, लेकिन स्पीड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि स्पीड जो है स्टेशनरी वेव की वो इंडिपेंडेंट है किसके, नंबर ऑफ लूप्स के, कि नंबर ऑफ लूप्स के बढ़ाने से स्पीड पे फर्क नहीं पड़ता। वो हमने यहाँ पे भी चेक किया फार्मूले के तहत, और हमने यहाँ पे नोट में लिख भी दिया है, ताकि एक छोटा सा आपका MCQ बन जाएगा, स्टेटमेंट बन जाएगी, इसको याद रखिएगा। अब डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन की बात करें तो जिस तरह आपने सेकंड के लिए सारी चीज़ें याद रखी हैं वैसे ही आप थर्ड के लिए खुद करेंगे, तो ये आपके लिए असाइनमेंट है। तो इसकी एक दफ़ा आप प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ आ चुकी हैं तो फिर डियर स्टूडेंट्स आप इजीली ये थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन में फ्रीक्वेंसी भी कैलकुलेट कर सकते हैं और वेव लेंथ भी कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक MCQ है कि हमारे पास एक स्ट्रिंग जिसकी लेंथ कितनी दी गई है, 9 मीटर, और उसके अंदर हमारे पास जो लूप्स बन रहे हैं वो कितने बन रहे हैं, 3। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन है। इसी से रिलेटेड मैंने यहाँ पे MCQ किया है ना। तो अब वो कहता है लैम्डा यहाँ पे आप कैलकुलेट करें, लेंथ दी गई है 9 मीटर है, लूप्स कितने बन रहे हैं, 3। तो इसका मतलब हुआ थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन यहाँ पे है और लेंथ 9 मीटर है। वेव लेंथ आपको कैलकुलेट करनी है, ऑप्शंस आपके सामने, अल्फा, बीटा, चार्ली, डेल्टा। तो आप अगर लैम्डा को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो फिर डियर स्टूडेंट्स देखें, इधर आ जाए आप फार्मूले में, 2L/n है ना, तो लैम्डा n इज इक्वल टू 2L/n। हमें पता चल गया कि भाई अगर हमें लैम्डा चाहिए तो इस डायग्राम को देखें तो यहाँ पे क्या है, 3 लूप्स, तो थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन बन रहा है ना। तो इसका मतलब n की जगह आ जाएगा 3, तो ये आ गया 3 इज इक्वल टू 2L डिवाइड बाय 3, सही। तो लैम्डा इज इक्वल टू, अब लैम्डा 3 लिखे या लैम्डा लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें पता तो चल गया ना एक थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन चल रहा है डायग्राम से।
तो 2 इंटू एल, एल कितने हैं 9 डिवाइड बाई कितने हैं 3, तो 3 3 दा 9, तो 3 2 दा 6, तो इसका मतलब लैम्डा हमारे पास क्या आ गया 6 मीटर। तो आप ऑप्शंस पे गौर करें, कौन सी ऑप्शन बनती है जी, बीटा ऑप्शन। तो इस तरह से आसान आसान एमसीक्यू आपसे पूछे जा सकते हैं। अब ज़रा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू की तरफ आते हैं, गौर कीजिएगा ज़रा। अगर जो आपने स्ट्रिंग ली है, ये जो स्ट्रिंग की हम बात कर रहे हैं, जैसे सपोज करते हैं कि उसकी टेंशन और एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया जिससे उसको बनाया गया उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा ना। जैसे ये फॉर एग्जांपल आपके पास क्या है, स्ट्रिंग है। अब देखें इसका ये क्या है, एरिया, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया और इसमें टेंशन जो है वो क्या है, कांस्टेंट। ये कंडीशन है। अगर ये कांस्टेंट है तो फिर आप बताएं कि फ्रीक्वेंसी और स्क्वायर रूट ऑफ द डेंसिटी का जो रिलेशन आएगा उसके हिसाब से ग्राफ क्या बनेगा। तो ग्राफ के लिए हम यहाँ पे आपको ऑप्शन बना देते हैं, फिर आपने बताना है कि कौन सा ग्राफ ठीक होगा। अगर उस स्ट्रिंग का एरिया और टेंशन कांस्टेंट है तो फिर फ्रीक्वेंसी वर्सेस टू स्क्वायर रूट ऑफ द डेंसिटी का ग्राफ कौन सा ठीक होगा। पहला ग्राफ है जी आपके पास ये, दूसरा ग्राफ है जी डियर स्टूडेंट्स आपके पास ये, और तीसरा ग्राफ है डियर स्टूडेंट्स आपके पास ये, और चौथा आपके पास ग्राफ है जी ये। तो इस तरह डियर स्टूडेंट्स ये आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। आप बताएंगे इनमें से कौन सा ग्राफ ठीक है अगर किसी स्ट्रिंग का क्रॉस सेक्शनल एरिया और टेंशन क्या हो, कांस्टेंट हो। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे थोड़े से कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि वो यहाँ पे देखते हैं भाई ऐसा तो कुछ हमने पढ़ा ही नहीं है कि जहाँ पे अंडर रूट डेंसिटी आ रही हो, है ना। तो डियर स्टूडेंट्स आपने घबराना नहीं है, थोड़ा सा गौर करना है और फिर अपने बेस्ट ऑप्शन की तरफ जाना है। देखें V इज इक्वल टू क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, F ओवर M, तो F ओवर M आ गया। अब ये जो F है हमारे पास इसको हम लिख सकते हैं ना टेंशन ओवर मास पर यूनिट लेंथ। सही है जी। अब डियर स्टूडेंट्स जरा गौर कीजिएगा कि यहाँ पे हमारे पास है डेंसिटी इज इक्वल टू क्या है, मैस ओवर वॉल्यूम। तो यहाँ से अगर हम m को कैलकुलेट करना चाहें तो ये बनता है रो इंटू वी। याद रहे ये जो m है ना ये है मैस पर यूनिट लेंथ और ये सिर्फ मैस है, तो हम इसको बनाएंगे मैस पर यूनिट लेंथ। तो इस साइड पे भी मैं L से डिवाइड कर देता हूँ, इस साइड पे भी L से डिवाइड कर देता हूँ। ये आ गया जी मैस पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू रो, वॉल्यूम को लिख सकता हूँ एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ डिवाइड बाय ये वाली लेंथ वैसे की वैसे, एल एल से कैंसिल, तो यहाँ से आ गया मैस पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय एरिया। तो ये वाली वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दें इस इक्वेशन में, V इज इक्वल टू स्क्वायर रूट टेंशन T डिवाइडेड बाय, हाँ जी, मैस पर यूनिट लेंथ, क्योंकि ये M क्या है, मैस पर यूनिट लेंथ। तो मैस पर यूनिट लेंथ किसके इक्वल आ रही है, डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय A, तो ये आ गई। ठीक है। अब यहाँ पे ज़रा गौर करना है, टेंशन क्या है, कांस्टेंट, एरिया क्या है, कांस्टेंट। तो यहाँ से V का रिलेशन क्या आ रहा है, V का रिलेशन इनवर्स आ रहा है किसके साथ, स्क्वायर रूट ऑफ द डेंसिटी के साथ। अब हम जानते हैं फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू V ओवर 2L, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना 1 ओवर 2L। आगे क्या है, V की वैल्यू ये पुट कर देते हैं ये वाली सारी, तो स्क्वायर रूट T ओवर रो इंटू A। अब देखें T कांस्टेंट, एरिया कांस्टेंट, तो पीछे क्या बचा, फ्रीक्वेंसी का रिलेशन देखें क्या आ रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ द डेंसिटी के साथ इनवर्स आ रहा है। तो फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द डेंसिटी रो। तो इनवर्स रिलेशन आ रहा है फ्रीक्वेंसी का और डेंसिटी का। तो अब ज़रा देखें क्या ये ग्राफ हो सकता है, ये तो इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन है, इनवर्स रिलेशन का तो ग्राफ नहीं है ना, तो अल्फा ऑप्शन नहीं हो सकती। बीटा हो सकती है, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, नहीं, इनवर्स रिलेशन आ रहा है, नहीं हो सकता ये ग्राफ। ये हो सकता है, नहीं, हाँ ये देखें ज़रा डेल्टा ऑप्शन। इनवर्स रिलेशन जब भी आएगा तो आपके पास स्ट्रेट लाइन नहीं बनती बल्कि आपके पास कर्व इस तरह से आती है, जैसे आपने बॉयल्स लॉ में पढ़ा था। तो कौन सी ऑप्शन ठीक है जी, ऑप्शन डेल्टा हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। तो ये थी डियर स्टूडेंट्स हमारे पास आज के टॉपिक लेक्चर नंबर 3 की डिस्कशन। उम्मीद करते हैं कि आपको ज़रूर समझ आई होगी। आज के लिए इतना ही, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।